नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आज का हमारा विषय बीएसओसी इग्नू पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे भारतीय समाज के बारे में और इसके अंतर्गत हम विविधता, एकता, वर्ग की अवधारणा, जात की अवधारणा, जनजात की अवधारणा, इनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं बहुलवादी समाज से। हम सभी जानते हैं कि भारत विविधता भरी संस्कृतियों वाला एक देश है, जिसमें प्रजातीय विविधताएं, जातिगत विविधताएं, धार्मिक विविधताएं पाई जाती हैं। सर्वप्रथम हम विविधता को समझने का प्रयास करते हैं। विविधता अर्थात हम कहें कि सामाजिक असमानता और उसको और भी करीब से अगर जानने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करें अगर सामाजिक अंतर तो ज़्यादा बेहतर होगा। सामाजिक अंतर चाहे वो भाषाई आधार पे हो, चाहे वो प्रजातीय आधार पे हो, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, चाहे वो जातिगत आधार पे हो, चाहे निर्जातिगत आधार पे हो, चाहे संस्कृतियों के आधार पर हो, हम इस तरह की जो विविधताएँ हैं, भारतवर्ष में देखने को मिलती हैं। लेकिन साथ ही जो विविधताएँ हैं, उन विविधताओं के बावजूद भी जो हमारी एकता है, जो सामाजिक एकता है या हमारी जो सांस्कृतिक एकता है, वो भारत को एक अलग पहचान दिलाती है। सबसे पहले हम उन विविधताओं में बात करते हैं प्रजातीय विविधताओं की। हर्बर्ट रिजले ने 1891 में 7 तरीके के प्रजातीय विविधताओं की बात की, जिसमें टर्को ईरानी, भारतीय आर्य, स्किथो द्रविड़, आर्य द्रविड़, मंगोल द्रविड़, मंगोलायट और द्रविड़। इन 7 विविधताओं प्रजातिगत विविधताओं की बात हर्बर्ट रिजले ने की थी। चूँकि वो जनगणना पर्यवेक्षक भी थे, एक और प्रजाति विविधता की बात बीएस गुहा और जे हट्टन ने की है। गुहा अपने इस प्रजातिगत विविधताओं में 6 तरीके की प्रजातियों की बात करते हैं। सर्वप्रथम निग्रोटो की बात करते हैं, जो अफ्रीकन जाति से मिलती-जुलती है और ये खास करके जो पूर्वी बिहार है, कादर है, इरुला है, यहाँ पर पाई जाती हैं। दूसरी जो प्रजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलैट की है, मध्य भारत और दक्षिण भारत में पाई जाने वाली। ये ऑस्ट्रेलिया प्लस साउथ एशिया की की मिश्रित प्रजाति है। तीसरा मंगोलाइट जिसमें हम पेलियो मंगोलाइट और टिबेटो मंगोलाइट की बात करते हैं। पेलियो मंगोलाइट उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां जैसे जिनके सीधे और काले बाल होते हैं, चपटी नाक होती है, बादाम के आकार की आंखें होती हैं, इस तरह की प्रजातियों की बात बीएस गुहा ने मंगोलाइट के अंतर्गत की है। फिर आता है भूमध्य सागरीय के अलावा जो पश्चिमी लघु कपाल है जिसमें एल्पिनाइट, ये गुजरात और बंगाल में इस तरह की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। डिनरिक है और इसके साथ अर्विनाइड है और छठी जो प्रजाति है उसको उदीच्य या नॉर्डिक बोलते हैं और ये प्रजातियां भी भारतवर्ष में देखने को मिलती हैं। तो हम सर्वप्रथम ये देखते हैं कि जो भारत में प्रजातिगत विविधताएं हैं वो एक विविध आकार लिए हुए हैं। इसी के साथ हम भाषागत विविधताओं की बात करते हैं। भाषागत विविधताओं में आप जानते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात की गई है। असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, तमिल इस तरह की भाषाएं हमारे समाज में भारतवर्ष में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम इंडो आर्यन, तिब्बती चीनी, द्रविड़ भाषाओं की भी बात करते हैं, जिसकी एक बहुतायत संख्या भारतवर्ष में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम जातिगत विविधताओं की। हम सभी जानते हैं कि जाति और वर्ण की परंपरा हमारे भारतीय समाज में पाई गई है। वर्णों की उत्पत्ति के बारे में जब हम बात करते हैं और हम एक परंपरागत थ्योरी को देते हैं कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम पुरुष सूक्त में उस विराट पुरुष के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करते हैं और आगे चल कर के तमाम जातियों की बात करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार करीब भारतवर्ष में 3000 तरह की जातियां पाई जाती हैं। यानी हम जातियों जातियों के आधार पर जो एक विविधता हमें भारतीय समाज में देखने को मिलती है, वो उसके बारे में हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो धार्मिक विविधता है,
धार्मिक विविधता बात करें हम, जो हमारी 2011 की जनगणना है, इस जनगणना में हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करीब 78% 78% के आसपास हिंदू हैं, वहीं करीब 17% के आसपास मुस्लिम हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जैनिज़्म भी हैं। ये सारी विविधताएँ दर्शाती हैं कि भारत में जो अ, विभिन्न तरीके के धर्मों को लेकर के लोग जो हैं, वो निवास करते हैं। तो इन विविधताओं में हम अगर एक तरफ से चलें, तो हमें जो हमारी जो निर्जातीय संस्कृतियाँ हैं, आप देखेंगे कि हर प्रदेश की अपनी एक विशिष्ट परंपरा है, अपनी एक विशिष्ट पहचान है, हर अपना एक उत्सव, त्योहार मनाने का उनका एक तरीका है, उनकी परंपराएँ हैं, उनकी प्रथाएँ हैं, उनके मूल्य हैं। ये सारी चीज़ें भारत की विविधताओं की तरफ इशारा करती हैं, भारत की विविधताओं की विशेषताओं को दर्शाती हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इतनी विविधताओं के होने के बावजूद भी हमारे भारतीय समाज में जो सांस्कृतिक एकता पाई जाती है, वो या जो हमारी जो सामाजिक एकता है या जो हमारा एकता का स्वरूप है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि जब हम मुगल की बात करते हैं, हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, इतनी सारी संस्कृतियों का, इतनी तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक जो संपर्क हमारे यहाँ हो गए, लेकिन वो भारत की संस्कृति की अपनी एक विशेषता है कि हम अपनी मूल संस्कृति को बचाए रखें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो एकता की बात करते हैं कि इन विविधताओं के बावजूद आप देखिए कि जो परंपराएँ हैं, हमारे यहाँ इतने धर्मों के लोग रहते हैं, बावजूद इसके भी जो हमारे यहाँ गंगा-जमुनी की तहज़ीब है या और जो हम एक-दूसरे के उत्सवों को, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो गुरु नानक की कोई परंपरा से संबंधित, सिखों से संबंधित कोई त्योहार हो, हर चीज़ों में हमारे अंदर जो सम्मिश्र संस्कृति का जो उद्भव है या जो विशेषता है, वो हमें अद्वितीय बनाती है। तो हम इन सारी चीज़ों के बावजूद भी एक एकता के स्वरूप को सँजोए हुए हैं। आप साथ ही देखिए कि जो हमारी भू-राजनीतिक एकता है, उस भू-राजनीतिक एकता में हम अब उत्तर से लेके पूर्व की तरफ देखिए, दक्षिण की तरफ देखें, एक तरफ हिमालय है, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, इतने सारे एक तरफ अरावली रेंज है, एक तरफ विंध्य पर्वतमाला है। हम प्रदेशों में बँटे हुए हैं, एक भारतीय संघ के अंतर्गत हम काम करते हैं, तो हमारी भू-राजनीतिक एकता भी हमारी इस विविधता और एकता के स्वरूप को दर्शाती है। सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय समाज है, उसमें समायोजन की परंपरा जो रही है, वो उसकी एकता का एक बहुत बड़ा परिचायक है। समायोजन जितनी भी तरह की संस्कृतियाँ हैं, जो हमने अभी आपसे कहा कि जब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ मुगल शासक आए, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने उपनिवेश की स्थापना की और एक तरह से शासन किया। उसके बावजूद भी जो हमारी संस्कृतियाँ थीं, जो हमारे रीति-रिवाज थे, जो हमारे मूल्य थे, जो हमारी परंपराएँ थीं, उनको हमने सँजो के रखा और अगर ये कहें कि उसमें से बहुत सारे लोग जो यहाँ एक शासन करने आए थे, यहीं के रह करके होकर के रह गए। तो ये सबसे बड़ी इस चीज़ को दर्शाता है कि जो हमारे अंदर जो समायोजन और सम्मिश्रता की जो संस्कृति है कि हम अपनी संस्कृति के साथ-साथ, अपने धार्मिक मूल्यों के साथ-साथ, अपने धार्मिक विश्वासों के साथ-साथ, अपने धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ, दूसरी परंपराओं को, दूसरी संस्कृतियों को, दूसरे धर्मों को, दूसरे संप्रदायों को, दूसरे पंथों को, हम सभी को एक उचित सम्मान देते हैं और उनके गुणों से कुछ न कुछ समाहित करके कुछ सीखते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ रही। आप देखिए कि जो हमारा भारतीय समाज रहा, उसमें चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म, इसमें भी तमाम तरीके के पंथ और संप्रदाय रहे। चाहे वो सामाजिक सुधार आंदोलन को लेकर के रहे हों या किसी अन्य चीज़ों को भी लेकर के रहे हों। इतने संप्रदायों और इतनी संस्कृतियों के होने के बावजूद भी हमने एक मिश्र संस्कृति या एक सम्मिलित संस्कृति का विकास किया और ये हमारी जो सांस्कृतिक एकता है इसको परिभाषित करता है। इसी तरह से जो पारस्परिक निर्भरता भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, जो हमारी एकता को दर्शाता है। हम एक-दूसरे से बँधे हुए हैं, एक-दूसरे पे निर्भर हैं, एक-दूसरे के साथ मिल-जुल करके रहते हैं, एक-दूसरे के कार्यों में सहयोग बटाते हैं। आप अगर हम पढ़ें जजमानी व्यवस्था को देखें, तो जजमानी व्यवस्था में जो विलियम वाइज़र ने द हिंदू जजमानी सिस्टम में ये दिखाया कि किस तरह से विभिन्न जातियों के बीच सेवाओं का आदान-प्रदान है।
और इस सेवाओं के आदान-प्रदान में एक तरफ यजमान और जो सेवाएँ देता था, उसको हम कमीन कहते थे। तो करीब विलियम वाइज़र ने 24 जातियों का उल्लेख अपनी जजमानी व्यवस्था में किया है। तो जो सेवाएँ लेता था, ख़ास करके जो भूस्वामी, भू-अधिपति हैं और जो सेवाएँ देने वाला जो एक तरह से कहें भूमिहीन है या जो निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, वो कमीन कहलाया और जो सेवाएँ लिया, वो यजमान कहलाया। तो यजमान और कमीन की जो पारस्परिक निर्भरता आप देखिए, आपके यहाँ जो विभिन्न उत्सवों पर भारतीय समाज में विभिन्न परंपराओं के अंतर्गत ऐसे लोग सेवाएँ देते हैं, उन सेवाओं के बदले चाहे वस्तु के रूप में या अर्थ के रूप में उन यजमानों के द्वारा उनको उनकी प्रतिपूर्ति की जाती है। तो इतनी सारी विविधताएँ और इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भी जिस तरीके से 91 सांस्कृतिक क्षेत्र एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बात हुई कि 91 सांस्कृतिक क्षेत्र हमारे यहाँ अंतर्गत हैं और अगर हम और उप संस्कृति क्षेत्रों की बात करें, तो ये इससे भी अधिक होंगी। तो इतनी तरह की चीज़ों के बावजूद भी, इतने तरह की विभिन्नताओं या विविधताओं के बावजूद भी या कहें इसको सामाजिक अंतर के बावजूद भी समाज को के अंदर जो ये गुण है, एकता का जो गुण है, आप तीर्थाटन को देख लें, आप उत्तर में चले जाएँ, आप पूर्व में चले जाएँ, आप पश्चिम में चले जाएँ, आप दक्षिण में चले जाएँ, जो सांस्कृतिक संपर्क है, हम एक तरफ खजुराहो को देखते हैं, एक तरफ ताजमहल को देखते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों से जो सांस्कृतिक संपर्क बना, उसके कारण भी इस हमारी एकता में एक और बढ़ोतरी हुई और ख़ास करके जो हमारे जो वैश्वीकरण का जो दौर है, जो चल रहा है 91 के बाद जो हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी जिसे हम आर्थिक उदारवाद कहते हैं, उसके पश्चात हम देखें कि वैश्वीकरण ने भी इन दूरियों को घटाया है। हम बहुत सारी संस्कृतियों से परिचित हुए हैं, आवागमन के संसाधन सुलभ हुए हैं, औद्योगीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया के बाद जो परिवर्तन आया है, उससे हमारे बीच जो सम्मिलन की संस्कृति बढ़ी है, वो हमारी एकता को दर्शाती है और बात अगर देखी जाए, कोज़र कहता है कि जैसे संघर्ष की जब वो बात करता है, कहता है कि संघर्ष प्रकारात्मक है। हम जातिगत विविधताएँ लिए हुए हैं, हम सांस्कृतिक विविधताएँ लिए हुए हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई संकट आता है, तो हम इकट्ठे होकर के हम सारी तरीके की जो सामाजिक अंतर हैं, उसको भूल करके एक होकर के खड़े होते हैं और स्वदेशी मूवमेंट आंदोलन और ब्रिटिशर्स से मुक्ति इसका एक बहुत बड़ा परिचायक है। तो हम कह सकते हैं कि जो बहुलवादी समाज है, जो भारत में रह रहा है, वो अपनी भारतीय संस्कृति की जो विविधताएँ हैं, उसके होने के बावजूद भी वो अपनी कुछ विशेषताओं के आधार पर एकता को सजे हुए है और यही इसे अन्य समाजों से अलग बनाती है। दूसरे चैप्टर हमारा जो अध्याय है, जिसमें हम बात करेंगे बदलता भारत। बदलता भारत भी एसओसीसी में ये पाठ्यक्रम में है और बदलता भारत का संदर्भ है हम बदलता भारत कह सकते हैं और कह सकते हैं कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन के संदर्भ में हम बात करते हैं। आप देखिए आज का जो समाज है वो परिवर्तनशील समाज है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये हम सभी जानते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है और परिवर्तन हमेशा होता रहता है। तो जिस तरह से परिवर्तन भौतिक प्रकृति में हम परिवर्तन देखते हैं, प्रकृति में परिवर्तन देखते हैं, उसी तरह से हम सामाजिक परिवर्तन की भी बात करते हैं। अब आप सोचिए भारत के अगर हम ग्रामीण समाज की बात करें, आप देखिए ग्रामीण समाज में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। चाहे वो ग्रामीण समाज की बात ना करें, हम शहरी समाज की भी बात करें, तो शहरी समाजों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। आप देखिए कि आज के ब्रिटिशर्स जब आए, उसके बाद से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। क्यों परिवर्तन हुए? क्योंकि औद्योगिकरण की प्रक्रिया आई। एक तरफ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, औद्योगिकरण के बाद उद्योगों की स्थापना होती है, नगरीकरण स्थापित होता है। तो इस तरीके से जो उद्योगीकरण है, नगरीकरण है और वर्तमान समय में अगर हम ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को देखें, तो ये परिवर्तन लगातार चलते रहते हैं। हमारे बहुत सारे सिद्धांतकारों ने या हम जब प्रिंसिपल की अभी बात करेंगे, सिद्धांतों की बात करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से समाज में परिवर्तन हुआ। तो अगर आप किसी से पूछें कि आप पहले के समाज या ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो आपको इसकी अभिव्यक्ति उसमें प्रतीत होगी और मिलेगी। इसलिए भारत में जब हम बदलता भारत की बात कहते हैं, तो बात करते हैं कि क्या बदले? संरचना बदली, प्रकार्यात्मक व्यवस्थाएँ बदली, संस्थाएँ बदली, नियम बदले, ज्ञान बदले,
विश्वास बदला, मूल्य बदला, सामाजिक संरचनाएँ बदली, ये सारी चीज़ें मिल कर के सामाजिक परिवर्तन को इंगित करती हैं। मैकआइवर एंड पिएजे सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से जोड़ते हैं। समाजशास्त्री के रूप में वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का प्रत्यक्ष संबंध जो है वो सामाजिक संबंधों से है। संबंधों का मतलब हो गया कि अंतःक्रियाओं के द्वारा जो संबंधों का निर्माण होता है उसमें होने वाले परिवर्तन को वही किंग्सले डेविस सामाजिक परिवर्तन से उन परिवर्तनों की तरफ इशारा करते हैं जो समाज की संरचना और समाज के कार्यों में होते हैं। हेनरी जॉनसन कहता है कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन है। तो जो सामाजिक परिवर्तन है और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक पक्ष है। इसलिए हम अगर बात करें सामाजिक संबंधों में, पारिवारिक संरचना में, वैवाहिक संस्थाओं में, इसके साथ ही हम बात करें ज्ञान में, विश्वास में, कला में, मूल्यों में, जीवन के स्वीकृत नियमों में होने वाले परिवर्तन, तो हम इसको सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। ऑकबर्न एक जगह कहते भी हैं कि कल्चरल लैग, सांस्कृतिक पिछड़न का सिद्धांत। वो कहते हैं कि जब समाज में भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में काफी आगे निकल जाए, तो इस दोनों के बीच का जो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बीच का जो गैप है, उसको हम सांस्कृतिक पिछड़ना, सांस्कृतिक विलंबन या कल्चरल लैग कहते हैं। अब बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या सार्वभौमिक है? तो निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि समाज किसी भी तरह का समाज हो, उसमें परिवर्तन होना अवश्यंभावी है, होता ही है। क्योंकि हमने पहले ही आपसे कहा कि परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। परिवर्तन होता ही होता है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन की जो गति है या जो जो सापेक्षिक स्थिति है वो अलग-अलग हो सकती है। कहीं पर ये परिवर्तन धीमे भी हो सकता है, कहीं परिवर्तन तेज भी हो सकता है। किसी समाज में परिवर्तन धीमे हो सकता है और किसी समाज में तेज हो सकता है। ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तन और नगरीय संस्कृति के परिवर्तन में एक अंतर हो सकता है, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि परिवर्तन नहीं होगा। अतः हम ये कहें कि भारतीय समाज हो या पाश्चात्य समाज हो, हर जगह पे परिवर्तन देखने को मिलता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि हम जब सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे अ, कारण भी हो सकते हैं, जिसमें हम जनसांख्यिकी परिवर्तन की बात करते हैं, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। प्रौद्योगिकी परिवर्तन को भी हम जोड़ते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन को भी रखते हैं और आर्थिक परिवर्तन को रखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट या हम कहें कि विशिष्ट विशेषता जो इसकी है कि सामाजिक परिवर्तन की के बारे में हम एक निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहना चाहते कि सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, पर सामाजिक परिवर्तन के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन किस तरीके से होगा, किस तरह होगा, इसका एक निश्चित भविष्यवाणी करना कठिन कार्य है। कार्ल मार्क्स अपने अ, सिद्धांत में जब ये कहते हैं कि जो हमारा समाज है, जो आदिम समाज से दास युग से सामंत युग से पूंजीवादी युग और फिर एक साम्यवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ेगा। लेकिन वैसा जो अंत में जो भविष्यवाणी करते हैं, वो संभव प्रतीत नहीं होती, ना होती। इसलिए परिवर्तन होगा, लेकिन किस तरफ का होगा, इसका अनुमान लगाना एक कठिन काम है। अब बात आती है कि सामाजिक परिवर्तन के क्या स्रोत हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें मुख्यतः हम कह सकते हैं कि खोज, अगर किसी प्रकार की खोज है, वो भी सामाजिक परिवर्तन का आधार है। चाहे वो प्रकृति से संबंधित कोई खोज हो, जो आविष्कार होते हैं, खोज और आविष्कार में जो एक अंतर हम ये कह सकते हैं कि खोज एक कोई ऐसी चीज़ जो कहीं स्थापित है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है, उसको पहली बार हम सामने ला रहे हैं और आविष्कार जो पहली बार निकल रही है, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ पहले से मौजूद नहीं है। तो चाहे खोज हो, हम रक्त धमनियों की ही बात क्यों ना करें या अगर और तमाम जो प्राकृतिक खोजें हुई हैं, उसको भी हम सामाजिक परिवर्तन के आधार के रूप में देखते हैं और आविष्कार बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, उसने भी कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्था में एक परिवर्तन लाया है। साथ ही प्रचार की बात करते हैं, हम प्रचार देखें तो हम कह सकते हैं कि जो ख़ास करके जब हम ब्रिटिश व्यवस्था की बात देखते हैं, उसके बाद हम जब पश्चिमीकरण की बात करते हैं, ब्रिटेन के जो 150 साल का जो एक संबंध देखा गया, उससे जो उसका जो प्रसार हुआ, चाहे वो आधुनिकीकरण का हो, जिसमें हम तर्क क्षमता की बात करते हैं, मानवतावाद की बात करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं, शैक्षणिक विकास की बात करते हैं,
तकनीकी उन्नति की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मिल कर के, ये प्रसार मिल कर के, चाहे वो ग्रामीण समाज रहा हो, चाहे वो शहरी समाज रहा हो, इस प्रसार ने इस सामाजिक परिवर्तन को एक दिशा दी है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं सामाजिक परिवर्तन में, वो आंतरिक और बाह्य भी होते हैं। आंतरिक परिवर्तन का कहने का मतलब जब हम कोई आंतरिक रूप से कोई व्यवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे हम कहें कि जो हमारी परंपरागत सामाजिक व्यवस्थाओं में जो के प्रति जो कुरीतियों के प्रति जो एक आंदोलन हुआ, वह एक तरह से आंतरिक परिवर्तन को व्यक्त करता है। जबकि दूसरी तरफ वही बाह्य परिवर्तन भी है, जो हमारे ऊपर प्रौद्योगिकी औद्योगिकीय तकनीकियों का जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण जो समाज में परिवर्तन आए, उसे हम बाह्य परिवर्तन के रूप में देखते हैं। इसके साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण का भी सामाजिक परिवर्तन पे प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं, जो वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण के अनुरूप काम करती हैं। जहाँ पर हम कहते हैं कि उपलब्धता है खाद्यान्न की या जहाँ पर कंद, फल इस तरह की जो उपलब्धता है, वहाँ पर जीवन यापन करने की जो जनजातियों की प्रकृति देखने को मिलती है, वो विभिन्न मिलती है और जहाँ पर इस तरह की उपलब्धता नहीं है, वहाँ पर शिकार एक प्रमुख साधन था अपनी जीविकापार्जन का। तो ये कुछ निर्भर करता है कि हमारा किस तरह का भौतिक पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण के आधार पर भी हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें कि जब हम सामाजिक सिद्धांतों की बात करते हैं, तो सामाजिक सिद्धांतों में हम सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उद्विकाशीय सिद्धांतों को, चक्रीय सिद्धांतों को और संघर्ष से संबंधित सिद्धांतों की बात करते हैं। उद्विकासीय सिद्धांत या हम यूँ कहें कि जो एक रेखीय दिशा में होने वाले परिवर्तन हैं, उसके अंतर्गत हम कोत, अगस्त कोत, एल.एच. मॉर्गन, हेनरी एम. सेन ने पहले ही कहा था कि जो परिवर्तन है, वो एक एक रेखा से एक सरल रेखा में होता है। उद्विकासीय सिद्धांत में अगस्त कोत की चर्चा की जाती है। अगस्त कोत अ, जिन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो सिद्धांत था मानव के बौद्धिक विकास का त्रिस्तरीय नियम और इसमें उन्होंने धर्म स्तर, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर या हम कहें धर्म दार्शनिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर की बात करते हैं। जब कोत समाज की व्याख्या कर रहे थे, उसके उस समसामयिक स्थिति में हम देखें, तो पुनर्जागरण काल की अवस्था आ चुकी थी। वैज्ञानिक क्रांति हो रही थी, उसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति हो रही थी। समाज को समझने की एक नई पद्धति को विकसित करने का कार्य अगस्त कोत ने किया और उन्होंने ये बताया कि समाज किस प्रकार से अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ उस वैज्ञानिक स्तर पर पहुँचता है, जिसकी कोत बात कर रहे हैं। कोत कहते हैं कि पहले स्तर पर समस्त घटनाओं के लिए हम अलौकिक प्राणी को जिम्मेदार मानते हैं। समाज में जो समस्त घटनाएँ घटित हो रही हैं, उनके उनके लिए हम एक सुपर नेचुरल बीइंग, इसको अलौकिक प्राणी कहें, उसके रूप में स्वीकार करते हैं और इसके अंतर्गत भी कुछ उप स्तर की चर्चा अगस्त कोत ने की है सामाजिक विकास के अंतर्गत। उन्होंने कहा कि हम बहुदेवत्ववाद से एक देवत्ववाद की तरफ बढ़ें। यानी पहले हम समस्त घटनाओं के लिए बहुत सारी देवी-देवताओं को कारण मानते थे। इसके बाद हम एक देवत्ववाद की तरफ आए, जहाँ पर हमने समस्त घटनाओं के लिए एक तरह के देवी-देवताओं में विश्वास प्रारंभ किया। तो एक समाज ऐसा जो अपने धर्म दार्शनिक स्तर पे या धार्मिक स्तर पर समस्त घटनाओं के लिए वह अलौकिक प्राणी को जिम्मेदार मानता है। धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ और ये जो धार्मिक स्तर था, धार्मिक स्तर से समाज जो है, वो तत्व दार्शनिक स्तर की तरफ बढ़ा और कह सकते हैं कि तर्क की क्षमता का एक तरह से विकास जहाँ धीरे-धीरे होने लगा और वहाँ पर हम समस्त घटनाओं के लिए हम यूँ कहें कि जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, उनको जिम्मेदार मानते हैं। तो कौन कोत समाज के एक प्रारंभिक स्तर पर धार्मिक स्तर की बात करते हैं, फिर कहते हैं तात्विक स्तर आता है और अंत में कहते हैं कि एक ऐसा समाज अ, बनेगा जिसमें जो प्रत्यक्षवादी होगा, जो वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप काम करेगा, जिस प्रकार से प्राकृतिक नियमों और वैज्ञानिक सिद्धांतों में हम किसी भी घटना की व्याख्या करते हैं, उसके निरीक्षण, उसके परीक्षण, वर्गीकरण अर्थात तथ्यों पर आधारित जो घटनाएँ होती हैं, तथ्यों का जो वास्तविक स्रोत है, उसको जानने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम किसी ऐसे तथ्य को मान लें जिसको प्रामाणिक न किया जा सकता हो। तो ये दौर भी ऐसा था जहाँ पर कह लें कि दुनिया में
एक बहुत बड़ी क्रांति उसको कह सकते हैं आ रही थी, जो कहीं न कहीं दुनिया में तर्कवादी सोच डेवलप हो रही थी, विकसित हो रही थी और ये सब कुछ कहीं न कहीं वैज्ञानिक क्रांति उस समय जो चल रही थी, जो औद्योगीकरण हो रहा था, औद्योगीकरण की प्रक्रिया की जो शुरुआत हो चुकी थी, उसको व्यक्त करता है। तो कॉम्ट सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत कहते हैं कि सर्वप्रथम धार्मिक स्तर पे समाज की जो सोच थी, उसके बाद तात्विक दर्शन पर कैसे वो पहुँचे और फिर कैसे वो प्रत्यक्षवादी स्तर पर आए और यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो भी समाज में घटने वाली घटनाएँ हैं, उनके वास्तविक कारणों को ढूँढने की ज़रूरत है और ये वास्तविक कारण वैज्ञानिक पद्धतियों पर ही आधारित होंगे। इसी तरह से एलिस मॉर्गन जब सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो वो 3 तरीकों के समाज की बात करते हैं। सभ्य समाज, बर्बर समाज सॉरी जंगली समाज, सभ्य समाज और बर्बर समाज। तो सर्वप्रथम की अवस्था में हम कह लें जहाँ पर एक तरह से प्रारंभिक जीवन की शुरुआत होती है, लोग यानी जो जनजातियाँ या जो समाज है उसमें जो उसके सदस्य हैं, उनके जीवन यापन की एक प्रारंभिक अवस्था थी। चाहे वो कंद, फूल, मल अ, से हो जिससे हम अपने जीवन यापन की बात करें कंद-मूल फल से या फिर आगे चल कर के शिकार की अवस्था उत्पन्न होती है। तो हर एक स्तर में चाहे वो जंगली स्तर रहा हो, चाहे वो बर्बर स्तर रहा हो, चाहे वो सभ्य स्तर रहा हो, इसमें उन्होंने 3 तरीकों की डिवीज़न किया प्रथम, द्वितीय और तृतीय करके। तो कहा कि एक जिसमें आगे चल कर के उन्होंने जब बर्बर अवस्था की बात की तो कहा तीर धनुष सा विकास हुआ, व्यक्तिक संपत्ति का विकास हुआ और जो पारिवारिक जीवन कह सकते हैं एक तरह से जो है उसकी उसमें एक उसको एक नया आयाम मिला और साथ ही इनमें झूम कृषि का भी जो तरीका था वो डेवलप हुआ और आगे चल कर के एक सभ्य समाज बना, जो कह सकते हैं कि तकनीकी पर आधारित था, जिस जो कह सकते हैं कि एक सरल समाज से जो हम द्वितीयक समाज की या जटिल समाज की बात करते हैं, उसमें जो जितनी आधुनिकतम सुविधाएँ हैं या जो संरचनाएँ हैं, वो मौजूद थी। तो इस तरह से हम जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था की बात करते हैं। यह भी एक उद्विकाशीय सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। इसी में कार्ल मार्क्स की भी बात होती है। कार्ल मार्क्स ने भी जब विभिन्न वर्गों की बात की एक्चुअली कार्ल मार्क्स ने जब सामाजिक परिवर्तन की बात की, तो उन्होंने कहा कि जो ये सामाजिक परिवर्तन है, ये वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है और एक इस वर्ग संघर्ष में एक तरफ शोषक है, दूसरी तरफ शोषित है, दोनों के बीच संघर्ष होता है, शोषित की विजय होती है और एक नया समाज विकसित होता है। उन्होंने 4 तरीके के समाज की बात की। एक को कहा आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग में कोई वर्ग नहीं था। जीवन यापन की जो सामुदायिक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, वो थी और जितनी उत्पादन होती थी उतने उतने का उपभोग होता था। लेकिन आगे चल कर के जैसे ही हम कह सकते हैं कि भूमि पर एक अधिकार बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, तो एक नया वर्ग जो जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी जो हम कहते थे कि निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट आया की अवधारणा आई, उसको हम देखते हैं दास व्यवस्था में। उसके बाद आती है व्यवस्था अब इस दास में दास और मालिक है, इनके बीच भी संघर्ष होता है, वाद-प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से। इनमें जब वर्ग संघर्ष होता है, तो एक नई व्यवस्था परिवर्तित होकर के आती है, जिसे हम सामंतवादी व्यवस्था के रूप में देखते देखते हैं, जिसमें सामंत है, अर्ध किसान है। आगे चल कर के आप देखिए कि जब तकनीकी क्रांति आई, औद्योगीकरण आया, तो एक तरफ पूंजीपति आया और दूसरी तरफ श्रमिक आया। तो पूंजीपति वर्ग में हम पूंजीपतियों और श्रमिकों की बात करते हैं और मार्क्स ये कहते हैं कि अंततः जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन जो हैं, वर्ग संघर्ष के माध्यम से हो रहे हैं। 2 वर्गों के बीच के अंतर्विरोध, अंतर्द्वंद के कारण हो रहे हैं और इस अंतर्द्वंद में जो शोषित है, उसकी विजय होगी और जो उन्होंने अपनी एक भविष्यवाणी की, जो कि सही साबित नहीं हो पाई, उस तरह की संरचनाएँ नहीं आ पाईं, उसमें उन्होंने कहा कि एक समाजवादी व्यवस्था का जन्म होगा। एक समाजवादी व्यवस्था है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा। तो सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में अगर हम कार्ल मार्क्स को देखें, तो कार्ल मार्क्स ने आदिम साम्यवादी युग से लेकर के पूंजीवादी युग तक की बात की। साम्यवादी युग या समाजवादी युग की बात हम इसलिए नहीं करना चाहते यहाँ पे क्योंकि वह उनकी एक कल्पना थी जो कि सत्य साबित नहीं हो पाई। तो ये एक लीनियर कह सकते हैं या एक उद्विकाशीय कह सकते हैं। उद्विकास का मतलब ही हो गया, आप स्पेंसर को देखिए। स्पेंसर ने एक थ्योरी दी सोशल इवोल्यूशन जिसको कहते हैं सामाजिक उद्विकास।
और उद्विकास का मतलब हो गया कि जब एक सरल अवस्था से हम जटिल अवस्था की तरफ बढ़े। और ये जो सामाजिक उद्विकास था, जिसमें उन्होंने कहा कि एक सरल समाज से एक जटिल समाज में परिवर्तन आएगा, सामाजिक परिवर्तन होगा। एक हम कहें जिसमें सामूहिकता है, दूसरी तरफ जिसमें कहें व्यक्तिकता है, एक तरफ जिसमें कहें कि प्राथमिक संबंध है, एक तरफ कहें द्वितीयक संबंध है, कानून के अलग तरीके हों। इस तरीके की बात उद्विकासी प्रक्रिया में स्पेंसर करते हैं और स्पेंसर कहते हैं कि जो उद्विकास है, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी पर आधारित था, जिसमें कहा गया कि कोई भी चीज जो हम जिसको हम कहें अनिश्चित, असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध विभिन्नता की तरफ बढ़ती है। ये आप देखिए, ये जीव विज्ञान में मिलता है। हम एम्ब्रियो की बात करें तो वह एक अवस्था जो है, एक भ्रूण की अवस्था जो है, वो अनिश्चित असंबद्ध समानता की अवस्था है, समरूपता की अवस्था है। और यही चल करके जब आगे इवोल्यूशन के माध्यम से परिवर्तित होती है, विकास के माध्यम से परिवर्तित होती है, सरल प्रक्रिया के माध्यम से जटिल प्रक्रिया में जब परिवर्तित होती है, तो यह भ्रूण एक शिशु का रूप लेता है, जो ये दर्शाता है कि वह निश्चित है, संबद्ध है और उसमें कार्य विभाजन है। वो यानी उसके विभिन्न अंग एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। इस सिद्धांत को सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के रूप में परिणत किया हर्बर्ट स्पेंसर ने। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम इस जीव विज्ञान के अंतर्गत हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में देखते हैं, उसी प्रकार से हम समाज को भी देखेंगे कि सरल समाज से वो जटिल समाज की तरफ बढ़ता है। यानी आप देखिए कि जो प्रारंभिक समाज था, उसमें उत्पादन सीमित था, कोई विशेष प्रकार का कोई एक कह लें कि वर्ग नहीं था। गाँव में हम जब बात करते हैं, समुदायों में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति उसी समुदाय में हो जाया करती थी। लेकिन जैसे-जैसे समाज बदला, समाज बदलने के जो बहुत सारे कारण हम देखेंगे रहे, चाहे हम औद्योगीकरण या नौकरी नगरीकरण की बात करें, तो ये समाज परिवर्तित हुआ और समाज में परिवर्तन के कारण संस्थाओं का विकास हुआ। आप चाहे वो राज्य की बात कर लें या हम कहें आर्थिक संस्थाओं की बात कर लें, चाहे हम कानून की बात कर लें, चाहे हम राज्य की बात कर लें, इस तरह की तमाम संस्थाओं का विकास होने लगा और उनके एक परस्पर प्रकार्य थे। तो स्पेंसर इसी थ्योरी को, इसी सिद्धांत को जीव विज्ञान की जो सिद्धांत रही, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, उसको सामाजिक उद्विकास के रूप में दिखाया और बताया कि किस प्रकार से हम एक सरल समाज से जटिल समाज को देखते हैं। अब बात करते हैं चक्रीय सिद्धांत एक आता है। चक्रीय सिद्धांत में मूलभूत रूप से हम बात करेंगे कि जब परिवर्तन एक चक्र में हो, कह लें कि एक आए, दूसरा आए, फिर दूसरा आए, फिर बदलता रहे। चक्रीय सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा सर्कुलेशन ऑफ एलीट का और ये पैरेटो ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि आप देखिए कि समाज में दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। बहुत सामान्य भाषा में अगर इसको हम कहें तो हम कह सकते हैं कि एक एलीट होता है, एक नॉन एलीट होता है। लेकिन जब उसको हम और संकीर्ण दायरे में देखें तो पैरेटो कहते हैं कि अगर एलीट या हम जो अभिजात्य वर्ग कहते हैं, अभिजात्य वर्ग कह लें कि जो समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त लोग हैं, चाहे वो प्रशासक हो, चाहे कुशल डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, यानी अपने-अपने व्यवसाय, अपने-अपने पेशे के अंतर्गत जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उसको हम अभिजात्य कहते हैं। पैरेटो कहते हैं कि अगर इसको थोड़ा-सा हम और गंभीरता से देखें और बहुत ही इसको और संकीर्ण अर्थ में अगर इसको हम परिभाषित करने का प्रयास करें, तो हम कह सकते हैं कि समाज में 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं। 2 तरीके के पाए जाते हैं। एक होता है शासक अभिजात्य वर्ग, एक होता है गैर शासक अभिजात्य वर्ग, यानी गवर्निंग एलीट और नॉन गवर्निंग एलीट। गवर्निंग एलीट यानी जो शासक अभिजात्य वर्ग है, उसमें जो सरकार और प्रशासन में है, उस तरीके के लोग पाए जाते हैं और जो गैर शासक वर्ग में है, उसमें कुशल प्रतिष्ठित जो और लोग हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में एक उच्च परिस्थिति और उच्च सम्मान प्राप्त लोग हैं, उनको रखा है। और यहाँ पर पैरेटो ने जो परिवर्तन की बात की है, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्रों में हो या आर्थिक क्षेत्रों का जो उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि आप देखिए कि इन अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो उन्होंने रेजिड्यूस यानी विशिष्ट चालक की एक अवधारणा दी और विशिष्ट चालक की अवधारणा विशिष्ट चालक को अगर हम यहाँ परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि एक तरह का जो हमारा जो इंट्यूशन है, जो एक तरह की हमारी जो मूल प्रवृत्ति है, ना हम अंतर्ज्ञान कहें उसको बल्कि कहें कि एक जो मूल प्रवृत्ति है, वो मूल प्रवृत्ति एक विशिष्ट चालक के रूप में काम करती है। और 2 तरीके के उदाहरण उन्होंने दिए। एक को कहा कि शेर के जैसे विशिष्ट चालक और एक को कहा लोमड़ी के जैसे विशिष्ट चालक। ये 2 तरीके के लोग हम राजनीतिक क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं और इनमें 2 तरीके के विशिष्ट चालक भी पाए जाते हैं। समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक जो शेर कैरेक्टरिस्टिक का है, जो शेर के
प्रवृत्ति रखता है और एक संयोजन के विशिष्ट चालक जिसको उन्होंने फॉक्स या लोमड़ी कहा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शासक अभिजात वर्ग जो शासन या सत्ता में है, उसमें जो संयोजन के विशिष्ट चालक होते हैं वो शासन कर रहा है, शासन करते रहने के कारण धीरे-धीरे कह सकते हैं कि वो रूढ़िवादी और अनुदार होता जाता है। और यही अनुदारता या रूढ़िवादिता या सत्ता में जो प्रशासनिक शक्ति में जो कमी आने लगती है, इसी कमी का फ़ायदा उठाने का प्रयास उन लोगों के द्वारा किया जाता है, जो गैर शासक अभिजात वर्ग में हैं। अर्थात वो ये कहता है साथ में कि अगर शासक वर्ग के अंतर्गत समूहन स्थायित्व के जो विशिष्ट चालक है समूह के और जो संयोजन के विशिष्ट चालक हैं, अगर दोनों समाहित हों, तो वो शासन सत्ता को देर तक संभाल सकता है, देर तक चला सकता है, लेकिन हो नहीं पाता ऐसा। इसलिए जो लोमड़ी के जैसे जो विशिष्ट चालक हैं, जो संयोजन के विशिष्ट चालक जिनमें रिस्क लेने की क्षमता, चालाकी की क्षमता, मौके की को तलाशने की जो क्षमता होती है, इसके कारण वो इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे हमें ये मौका मिले और हम उस शासन और सत्ता तक पहुँच सकें। तो कहता है कि राजनीतिक क्षेत्रों में आप देखिए, इस तरह की परिवर्तन होते रहते हैं। एक जो है वो शासक अभिजात वर्ग से गैर शासक अभिजात वर्ग में आ जाता है और दूसरा गैर शासक वर्ग से शासक अभिजात वर्ग में जाता है। लेकिन कोई भी प्रक्रिया स्थिर नहीं है, ये परिवर्तन चलता रहता है एक चक्र की भांति, बराबर चलता रहेगा। इसी तरह का का उन्होंने बात की आर्थिक क्षेत्रों में भी। आर्थिक क्षेत्रों में उन्होंने 2 तरीके के उदाहरण दिए। एक को कहा कि जो रेंटियर होता है, एक निश्चित आय वाला व्यक्ति होता है। दूसरा जो होता है जिसमें रिस्क लेने की क्षमता जिसे हम सट्टेबाज भी कह सकते हैं, उस तरीके के लोग पाए जाते हैं। तो कहता है कि जहाँ पर रेंटियर जो निश्चित आय वाला व्यक्ति है, अगर वो बहुत उसके अंतर्गत रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, तो धीरे-धीरे जिसकी जो स्थिति है, वो उसकी जो उस तरह की स्थिति उससे नीचे आता जाएगा और जिसमें रिस्क लेने की क्षमता है, वो विभिन्न माध्यमों से रिस्क ले करके अपनी आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठा सकता है और इस तरह से भी जो पेरेटो बात करते हैं, वो कहता है कि जो गैर शासित अभिजात्य वर्ग से गैर शासी अभिजात्य वर्ग की तरफ ये जो परिभ्रमण है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्रों में आप देखिए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्रों में देखिए, कि मिलता है। तो ये सबसे बड़ी बात रही, जिसके बारे में उन्होंने बात की। इसी में हम संघर्ष सिद्धांत की भी बात करते हैं। संघर्ष सिद्धांत में भी हम चूँकि चर्चा ये कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार पुनः उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि संघर्ष सिद्धांत में जो परिवर्तन की बात कार्ल मार्क्स ने की थी, कि जो भी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है, व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, वो वर्ग संघर्ष के नाते होता है। साथ ही इसमें कोज़र की भी एक जगह चर्चा होती है और कोज़र ये कहता है कि हमेशा हम संघर्ष को दुष्प्रकारात्मक ना माने, वो संघर्ष को प्रकारात्मक मानता है और कहता है कि कहीं-कहीं पर संघर्ष हमारे बीच एकता भी पैदा करता है और उससे होने वाला परिवर्तन वो सामाजिक परिवर्तन एक सकारात्मक परिवर्तन भी होता है। जैसे हम कहें कि कोई देश अगर हमारे पे हमला कर दे, तो हम एकजुट हो जाते हैं। तो ऐसे संघर्ष, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कहीं न कहीं, कभी-कभी सामाजिक व्यवस्था को और दुरुस्त करते हैं और कहीं न कहीं वो सामाजिक परिवर्तन के लिए एक सकारात्मक प्रभाव भी रखते हैं। तो ये तो बात रही सामाजिक परिवर्तन के कुछ सिद्धांतों की, साथ ही इसके कुछ प्रतिमान भी हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एक रेखीय प्रतिमान जो एक दिशा में जो परिवर्तन होने वाला है, कुछ उतार-चढ़ाव वाले परिवर्तन की भी बात करते हैं, जिसको हम फ्लक्चुएटिंग चेंज कहते हैं। उतार-चढ़ाव वाले परिवर्तन में आप देखिए कि एक तरफ हम आध्यात्मिकता की संस्कृति रही है हमारे यहाँ, फिर हम जैसे ही हमारे यहाँ आधुनिकीकरण हुआ, औद्योगीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, इसमें कमी आने लगी और हमारा जो है मूल्य अब एक तरह से भौतिकता की तरफ बढ़ा। तो ये परिवर्तन फ्लक्चुएट करता रहता है और एक तरह के और उतार-चढ़ाव के परिवर्तन की बात की, उसको शायद हम चक्रीय कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें उन्होंने फैशन की बात की कि फैशन में भी आप देखिए होने वाला जो परिवर्तन है, वो कभी एक तरह के फैशंस की परिणति होती है, फिर वो परिवर्तन होकर के दूसरी तरह के फैशंस रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरह के भी प्रतिमानों की उन्होंने बात की। अब बात करते हैं हम सामाजिक परिवर्तन के कारणों की। आप देखिए कि जो हम प्रारंभ में ही इस बात की चर्चा किए थे कि जिस प्रकार से हम ग्रामीण समाज को या हम भारत में ब्रिटिशर्स की जो स्थापना हुई, जो शासन पद्धति उन्होंने अपनाई, उसके बाद से जो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा समाज बदला, उसमें औद्योगीकरण की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, हम कह सकते हैं कि भूमिका रही है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हम देखें कि हमारे यहाँ कारखानों की स्थापना हुई। सर्वप्रथम तो कच्चा माल यहाँ से जाता था और वहाँ से बन करके आता था
उसके बाद से जैसे-जैसे यहाँ पर कारखानों का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, हम कह सकते हैं कि यातायात के संचारों में वृद्धि हुई, सड़कों का निर्माण हुआ, रेलवे लाइन बिछाई गई और इन सभी ने हम कह सकते हैं कि वो ग्रामीण संरचना रही हो या हमारी जो नगरीय संरचना रही हो, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सो औद्योगीकरण के कारण बहुत सारे परिवर्तन हुए, व्यापारी वर्ग एक नए तरीके का मध्यम वर्ग आया, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे कि इस मध्यम वर्ग में हम बहुत सारे नए तरीके के पेशे वर्ग हैं, व्यावसायिक वर्ग है, शैक्षिक वर्ग है। इस तरह के तमाम जो हमारे वर्ग हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ उद्योगों के कारण, हम कह सकते हैं प्रोडक्शन भी आया, रोजगार की संभावनाएँ भी बढ़ी और इसी औद्योगीकरण से जो है नगरीकरण भी जुड़ा हुआ है। चूँकि औद्योगीकरण भारी-भारी उद्योगों की स्थापना के कारण बहुत सारे वर्ग भी बने। जैसे हम तमाम तरीके कारखानों की बात करें, वो जूट कारखाना हो, चाहे उस वस्त्र का कारखाना हो या और भी अन्य तरीके के जो कारखाने हैं, हमारे यहाँ वो नए-नए तरीके की जिसको हम औद्योगिक बुर्जुआज़ी और औद्योगिक सर्वहारा के रूप में देखें, तो इस तरह का जो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, ये बहुत सारे वर्ग जो हैं, वो निकले हैं। तो औद्योगीकरण और नगरीकरण दोनों ने सामाजिक परिवर्तन की दिशा को निर्धारित किया और सामाजिक परिवर्तन को वो अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे ही हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी की और सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में आप देखिए कि जैसे-जैसे सूचनाओं का प्रसार बढ़ा, सूचना टेक्नोलॉजी आई, इन टेक्नोलॉजी ने लोगों में एक मूलभूत परिवर्तन लाया, उसकी उनकी आइडियोलॉजी में परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा, लोगों का दायरा बढ़ा। तो ये कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी ने खास करके लोगों में बहुत तरह की चीज़ें आधुनिकीकरण की एक देन है कि हम व्यक्तिवादिता की तरफ बढ़े, एक सकारात्मक ये भी हुआ कि हमारे यहाँ जो शैक्षणिक जो वर्ग रहा, वो आगे निकला। तो ये सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं और जहाँ तक बात रही सामाजिक आंदोलनों ने भी कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक आंदोलन कहने का मतलब ये है कि एक समूहों का एक ऐसा प्रयास जो किसी सामान्य हित या निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता हो। तो आप देखिए कि बहुत सारे सामाजिक आंदोलन और यूँ कहें सामाजिक आंदोलन अ और भी क्षेत्रों में चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या तमाम तरीके के जो आंदोलन हुए, उन्होंने समाज की जो व्यवस्था थी, समाज में जो कुरीतियाँ थीं, समाज में जो समस्याएँ थीं, उनको देखने का काम किया, उनको उनको बदलने का काम किया और ये कुप्रथाएँ जैसे हम बात करें राजा राम मोहन राय ने काम किया सती प्रथा पर, विधवा पुनर्विवाह पर, बाल विवाह, इस तरह की तमाम जो कुरीतियाँ समाज में मौजूद थीं, वो सामाजिक आंदोलनों के द्वारा उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो ये तो सामाजिक परिवर्तन की बात रही और इस पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो हमारा ग्रामीण समाज रहा है, चाहे हमारा वो नगरीय समाज रहा है, उसमें जो भी ये चीज़ें हम देखेंगे, चाहे हम उसकी बात करें, वैश्वीकरण की बात करें, वैश्वीकरण ने भी पूरी तरीके से एक नए तरीके की चैलेंजेस भी लाए हैं और एक नए तरीके का एक संरचना भी पैदा की है। ये सारे कारण मौजूद रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत। तो ये तो हमारा जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके अनुरूप देखते हैं। अब हम बात करते हैं जनजाति के बारे में। जनजाति क्या है? कई नामों से इसे हम संबोधित करते हैं, जिसमें हम आदिवासी की बात करते हैं, वन्य जात की बात करते हैं, वन्य समूह की बात करते हैं। इन्हें बहुत ढेर सारे नाम दिए गए हैं। वैसे तो हम जनजाति को अगर परिभाषित करें तो बहुत सारे थिंकर्स ने इसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसे परिभाषित किया है मानवशास्त्रियों ने और वो कहते हैं कि जो जनजाति है वो समान संस्कृति वाली जनसंख्या का एक स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन है और ये लूसी मेयर ने इसको डिफाइन किया था। तो जनजाति एक निश्चित क्षेत्रों में रहने वाली लोग जो एक कह सकते हैं कि उनकी एक सामान्य विशेषताएँ हों, जैसे उनका एक निश्चित सामान्य स्थल हो जहाँ पर वो निवास करते हैं। आप बहुत सारी जनजातियों की बात हम करते हैं, अभी करेंगे भी आगे कि जनजातियाँ उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में आप देखने को मिलेंगी। तो जनजातियों का अपना एक निश्चित सामान्य स्थल है। इनकी अपनी एक सामान्य बोली है, बहुत सारी बोलियाँ जनजातियों के अंतर्गत बोली जाती हैं। इनके बीच अपना एक रक्त संबंध की पवित्रता है, जो इन्हें अलग बनाती है। इनके अंतर्गत एकता की भावना है, दूसरी शक्तियों से बचने के लिए अपने अंतर्गत एक राजनीतिक संगठन, एक मुखिया का जो होता है, जो इनके पूरे संगठन की देख-रेख करता है और साथ ही वो सुरक्षा भी दिलाता है। साथ ही कह सकते हैं कि अपना एक धर्म, जैसे हम
जब इमाइल दुर्खिम की बात करते हैं तो इमाइल दुर्खिम ने जो जनजातियों के बारे में अध्ययन किया ऑस्ट्रेलिया के अरुणता जनजाति और कहते भी हैं कि अगर हमें वास्तविक रूप में अगर समाज की एक प्राथमिक अवस्था को एक अगर और हमें और चीजों को समझना है तो हमारे जनजातियों को का अध्ययन करना होगा और जनजातियों के बीच एक अलग कह सकते हैं कि सामान्य संस्कृति होती है जो उन्हें अलग बनाती है। तो इसमें बहुत सारी और भी जनजातियों की परिभाषाओं को हम कह सकते हैं कि जो एक तरह की टोलियों का समूह है, जिनमें एक तरह की एकता की भावना है, जो एक भूखंड पर अधिकार रखते हैं। इस तरह की जो सामुदायिक हित में जो समानता है, वो इसको डिफाइन करती है और ऐसी कुछ डेफिनिशन राल्फ वेल्टन ने भी अपनी परिभाषा में दी है। अब भारत में जो जनजातियाँ रही हैं, उन जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उनका वितरण। और इस वितरण में हम उनके चाहे भूखंडीय वितरण की बात कर लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक वितरण, सांस्कृतिक संपर्कों के आधार पर भी जनजातियों में वितरण हुआ और धार्मिक विश्वासों पर भी आधार जनजातियों में विवरण हुआ। भूखंडीय आधार पर 3 तरीके के हम ज़ोन बाँट सकते हैं, 3 तरीके के मंडल बाँट सकते हैं। एक होता है उत्तर-पूर्वी और उत्तरी मंडल, दूसरा होता है केंद्रीय मंडल और तीसरा होता है दक्षिणी मंडल। 3 तरीके का ये भूखंडीय मंडल आपको देखने को मिलता है। उत्तर-पूर्वी और उत्तरी मंडल में आप पूर्वी कश्मीर की बात कर लीजिए, पूर्वी पंजाब की बात कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, पूर्व में आप चले आइए असम की बात कर लीजिए, मणिपुर की बात कर लीजिए, त्रिपुरा की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे असम और तिब्बत में डफला, मीरी, गुरंग, अपातानी, मिसमी, इसी तरह से चिरांगम पहाड़ियों के बीच कुकी, लुसाई, खासी, गारो ये मेघालय में भी पाई जाती हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग के अगर उत्तरी क्षेत्रों में हम आएँ, तो लेप्चा एक बहुत प्रमुख जनजाति है। उसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश और हिमाचल में देखें, तो थारू, जौनसारी, भोक्सा, मुठिया, रांची ये हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं ये तो उत्तर-पूर्वी और पूर्वी की बात हमने की। अब आप बात करते हैं केंद्रीय मंडल की। केंद्रीय मंडल में जो है म मध्य भारत की जो जनजातियाँ हैं, ख़ास करके जो मध्य प्रदेश का एक काफ़ी विस्तार इन मंडलों में हुआ है। तो केंद्रीय मंडल में हम उत्तर के अगर गंगा के मैदान से लें और दक्षिण में कृष्णा नदी के मध्य पठार और पहाड़ियों तक चले जाएँ, तो इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसमें हमने पहले ही आपसे कहा कि मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, वो बहुत उनका विस्तार यहाँ सबसे ज़्यादा है। अब अगर विस्तार को थोड़ा और बढ़ाएँ तो देखिए कि उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान, बिहार और उड़ीसा, ये इसका विस्तार है और परिधि को हम डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी महाराष्ट्र और बस्तर, ये इनकी परिधि में आते हैं। अब कुछ जनजातियाँ यहाँ पर हैं जैसे सवारो है, गदवा है, वोरिडो है, ज्वांग है, खारिया है, भूमजी है, भुइया उड़ीसा में पाई जाती है, मुंडा है, संथाल है, ओराव है, विरहोर है, ये छोटा नागपुर में पाई जाती हैं, करिकाल है, भील है, काल है, ये मुरिया है, मारिया है, ये बस्तर में पाई जाती हैं। तो ये जो जनजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी, वो केंद्रीय मंडल में आती हैं। तीसरा जो हमारा भूखंडीय विस्तार है, वो दक्षिणी मंडल को शो करता है और आप वायनाड से केप कमरिन तक अगर जाते हैं, तो इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। यानी कृष्णा नदी के दक्षिण में आप कृष्णा नदी का अगर थोड़ा उसको परिभाषित करें तो महाबलीपुरम से चल कर के आप बंगाल की खाड़ी की तरफ उसका जो विस्तार देखते हैं, तो इसमें कृष्णा नदी के दक्षिण में वायनाड से केप कोमरिन तक का जो एरिया है कन्याकुमारी के अंतर्गत, वो जो है वो दक्षिणी मंडल में आता है। और इसमें आप खास करके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रावणकोर, कोचीन और तमिलनाडु की बात करते हैं। इसी तरह से इसमें कुछ जनजातियों का विस्तार भी हम देखते हैं, जिसमें इरुला, पलियम, कुरुम्बा ये वायनाड में पाई जाती हैं। करार, कनिक्कर, मालवादन, मलकुखन ये कोचीन और त्रावणकोर में देखने को मिलती हैं। कुछ भाषाई आधारों पर भी जनजातियों का वर्गीकरण हुआ है और इस भाषाई आधार पर जनजातियों के वर्गीकरण में हम द्रविड़, आस्ट्रिक और तिब्बत चीनी भाषा परिवार को देखते हैं। में हम दक्षिण भारत में गोंड, कोई भाषा एक पाई जाती है कांध, उड़ीसा, ओराव, ये जो है द्रविड़ भाषाई परिवार से संबंधित हैं। आस्ट्रिक जो भाषाई परिवार है उसमें मुंडा, छोटा नागपुर और संथाली तरह की जो बोलियां हैं वो भाषाई परिवार में आती हैं। इसी तरह से आप तिब्बती चीनी में जो देखेंगे वो मंगोल प्रजाति की जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वो उसकी अधिकांश जनजातियां जो
असम और मेघालय में हैं, वो इस मंडल में दिखाई देती हैं। पूर्व में हम लोगों ने जब विविधता की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने प्रजातीय वर्गीकरण को देखा था, जिसमें हर्बर्ट रिजले ने जो प्रजातीय वर्गीकरण 7 प्रकारों में किया, उसमें टर्को-ईरानी, भारतीय, आर्य, स्कितो द्रविड़, आर्य द्रविड़, मंगोल द्रविड़, मंगोल और द्रविड़ ये रहे हैं। उसी तरह से हमने आर्थिक वर्गीकरण का अगर हम करते हैं आकर के आगे, तो देखिए कि आर्थिक वर्गीकरण में भी थर्नवाल्ड ने इसको डिफाइन किया है और उन्होंने कई तरीके के जो आर्थिक क्रियाओं-कलापों के आधार पर देखा जाए तो जनजातियों को विभाजित किया है। इसमें आप देखिए कि जो शिकारी समुदाय या जाल डालने वाली महिलाएँ जो शिकार करने वाले हुआ करती थी, वो आपको खास करके चेचू, खरिया और कोरवा में देखने को मिलती है। इसी तरह से पशुपालक जो पशुओं का पालन करके पशु पालन करके जो काम करती हैं, उत्पादन करती हैं, उसमें हम टोडा और भील को देखते हैं। इसी तरह से आखेट, खाद्य जड़ों और फलों के संग्रह, शिकार, मछली पकड़ना, इस तरह की जो जनजातियाँ रही हैं जो जिनका इस तरह की आर्थिक क्रियाकलाप रहे हैं, उसमें चेचू एक जनजाति है जो आंध्र प्रदेश की तरफ भी पाई जाती है। कदार है, मालपत्रम है, कुरुम्बा है जो कि केरल में पाई जाती है। विरहोर है, कोरवा है, पहाड़ी खरिया है, ये जो छोटा नागपुर में पाई जाती है, जुआंग है, जो उड़ीसा में पाई जाती है। इसी तरह की कुछ जनजातियाँ जो हैं, कुटीर उद्योगों में भी हैं। कुटीर उद्योगों में जीवन यापन करने वाली कुछ जनजातियाँ जिसमें गुज्जर जो कश्मीर की तरफ हैं, किन्नौर जो हिमाचल में है, असम असुर जो बिहार में है, अगरिया जो मध्य प्रदेश में है, कोलाम जो महाराष्ट्र में है और हरुला जो तमिलनाडु में है, उसमें देखने को मिलती हैं। तो ये आधार जो रहा है, इसी तरह से हम जनजातियों को धार्मिक आधार पर भी विभाजित करते हैं और इसमें जनजातियाँ चूँकि अपनी मूल संस्कृति से संबंधित तो रहती हैं, कहने का तात्पर्य ये नहीं कि वो मूल संस्कृति से अलग हो जाएँ, लेकिन जो अधिकतम जो जनजातियों की संख्या है, वो हिंदू धार्मिक आस्था में विश्वास रखती है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी में भी रखती है, ईसाई धर्मों में भी रखती है। कुछ ऐसी भी जनजातियाँ मिलेंगी जो जो मुस्लिम विचारधारा को या धर्मों में विश्वास रखती हैं, ये चीज़ें रही। अब बात आती है कि जो तमाम जो कार्यक्रम चलाए गए जनजातियों के लिए, उन जनजातियों में जो सबसे बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, जो हम कह सकते हैं कि जो अवस्था थी, वो थी जो जनजाति और वन का जो समन्वय था। सरकार ने निश्चित रूप से बहुत सारे कल्याण कार्यक्रम चलाए, जो जनजातियों के हित में थे और जनजातियों के कल्याण के लिए ही चलाए गए थे। इसके बावजूद भी जो वन संपदा रही है, वन संपदा इनके लिए एक प्रमुख चुनौतियाँ रही हैं। जब भारत आज़ाद हुआ और नए कानून बने, तो उन कानूनों में जो सामुदायिक जो व्यवस्था थी, उसमें कहीं कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई, जिसके कारण कह सकते हैं कि जो अ, उत्पादन करने का जो तरीका क्योंकि आप देखिए जनजातियों में मूलतः एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का तरीका रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूँ कहें झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि। तो ये मुख्यतः शुरुआती दौर में आप देखिए, बाद में तो जनजातियाँ कुछ जो जब और भी सांस्कृतिक संपर्क में आईं, तो उत्पादन के जो और साधन थे, जो मौजूद थे, उससे संपर्क में आई और उस तरह का उन्होंने काम भी शुरू किया। अब इसका का जो वर्गीकरण है, वो मध्य भारत की तरफ, उत्तर पूर्वी भारत की तरफ भी देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि जो स्थानांतरित कृषि थी। अब क्या हुआ कि जो मूलतः जनजातियों का जो संपदा है वो वन है। वन में जो उनको बाँस हो गया जिससे वो बहुत काम करते हैं, शिकार करने का जो काम करते हैं, जंगल की जो लकड़ी उनके कह सकते हैं कि उनके पुनर्जीविका के लिए बहुत आवश्यक है। तो इन सबों में कभी इस इन चीज़ों में जो सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई, वो ये हुई कि जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे एक तरह से हम कहें कि प्रतिबंध लगाया गया और अ, अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम थी, स्थानांतरित कृषि में क्या प्रॉब्लम थी कि अब स्थानांतरित कृषि का मतलब हो गया कि आप जनजातियाँ एक जगह पर चूँकि प्रारंभिक अवस्था में थी, उतना कह लें कि नवीनतम संसाधनों की उपलब्धता उनके पास नहीं थी और ज्ञान भी नहीं था। तो कह लें कि जो शुरुआती दौर में वो एक जगह पर कृषि करते थे। अब वहाँ उन्होंने जंगल को साफ किया, पेड़ लगाया पेड़ों को हटाया, जो पत्ते-वत्ते हैं उनको जलाया, राख उसमें बीज को समाहित कर दिया, रख दिया और धीरे-धीरे वो 1-2 साल तक वहाँ पर काम करती थी, जब तक उसकी उत्पादकता रहे। आप सभी जानते हैं कि उत्पादकता अ, की कंटिन्यूटी या उसकी निरंतरता हमेशा नहीं रह सकती। यानी एक ज़मीन जो है, वो कुछ समय तक तो उत्पादन कर सकती है, उस कुछ समय के पश्चात वो फिर वहाँ उत्पादन संभव नहीं है।
तो जो सबसे बड़ा चैलेंज वो था कि वो ये था कि अब उनको स्थानांतरित होना है, लेकिन जो नियम कानून जो बने, उसमें बहुत सारी से सीमाएँ आ गईं, जिसमें वो नए जगहों पर काम करने से वंचित हुए। तो एक 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 चुनौती रही। दूसरा जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया रही, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में आप देखिए कि जो कह सकते हैं कि सार्वजनिक और निगमित क्षेत्रों का जो अपना एक समन्वय रहा और हम कह सकते हैं कि 1991 के बाद जो हमारे यहाँ आर्थिक नीति में जो सुधार हुआ, जो उदारवादिता आई, हमने बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे आर्थिक जो हमारे जो हमारी जो आर्थिक नीतियाँ थी, उसमें जो हमने उदारता बरती और उसके बाद हमने तमाम कंपनियों को आने का मौका दिया, तो यह भी उनके सामने एक बड़ा चुनौती बन कर के आया कि जिस भूमि पर उनका अपना एक तरह से जिस वन संपदा पर या जिस तरह का वो वहाँ उनका एकाधिकार था, वो प्रभावित होने लगा। और बहुत सारे आपको आंदोलन भी इसमें देखने को मिलेंगे या ऐसे आंदोलन जो हैं वो हुए, चाहे वो उड़ीसा की तरफ आप देख लीजिए, आप बिहार की तरफ देख लीजिए, थोड़ा-सा महाराष्ट्र की तरफ चले जाइए या हम उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में चले जाएँ, तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन जनजातियों के द्वारा किए गए क्योंकि कहीं न कहीं जो उनकी अस्मिता थी, जो उनकी आजीविका थी, जो उनका एक जो हम कह सकते हैं कि जो स्थान था, वो प्रभावित होने लगा। बहुत सारा कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के बाद आर्थिक जो विकास हुआ, उसके बाद उ बहुत ज़्यादा विस्थापन भी उनका हुआ। तो ये बहुत सारी समस्याएँ थीं, हालाँकि सरकार ने इस पर बहुत सार्थक प्रयास भी किए। सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ भी ऐसी बनाई, उनको शिक्षा को लेकर के ढेर सारी ऐसी नीतियाँ बनाई कि वो शिक्षित हों, समाज की मुख्य धारा में जुड़ें, इस तरह की चीज़ें। तो ये तो रही बात सामाजिक जब हम बात करते हैं जनजातियों की तो उनके जो जो चैलेंजेज़ रहे हैं उसके बारे में। अब एक और जो अ तथ्य है वो बड़ा सामने आता है। हम उसकी बात करते हैं कि आखिर सामाजिक वर्ग क्या है? सामाजिक वर्ग को हम कैसे परिभाषित करेंगे? और क्या सामाजिक वर्ग की जो अवधारणा रही है, उसका ब्रिटिश शासन के कारण जो औपनिवेशिक व्यवस्था अपने यहाँ उत्पन्न आई, उसके कारण क्या उसका कोई प्रभाव पड़ा? पूर्वोत्तर में हमने अभी चर्चा की एक मध्यम वर्ग की, वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक चेंज था, एक परिवर्तन था। तो सामाजिक वर्ग हम कह सकते हैं कि समान हैसियत वाले लोगों का एक समूह। कार्ल मार्क्स तो जब वर्ग की परिभाषा करते हैं तो कहते हैं कि उसमें जो चेतना है, यानी वो वर्ग जो अपने को उस वर्ग से संबंधित माने, उसके अंतर्गत अपने वर्ग के लोगों की, अपने तरह की समान हैसियत के लोगों की कह सकते हैं कि चेतना हो, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो, आत्म चेतना हो। तो वर्ग में आप कह सकते हो कि समान हैसियत वाले लोग, जो समान स्थिति वाले लोग एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये सामाजिक वर्ग को हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे मूलभूत चीज़ें ये हैं कि जो सामाजिक वर्ग है, उसमें जो ब्रिटिश प्रभाव रहा है, ब्रिटिश प्रभाव का एक बड़ा हम दायरा देखते हैं और भारत में जो नव मध्य वर्ग रहा है, न्यू मिडिल क्लास रहा है, जो उसमें ब्रिटिशर्स के आने के बाद, औपनिवेशिक व्यवस्था के स्थापित हो जाने के बाद, एक बड़ा वर्ग एक नए-नए तरीके के वर्ग देखने को मिले और इसमें जो है, हम देखिए जो जमींदारी व्यवस्था थी, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी हमारी और जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, इन व्यवस्थाओं ने भी कई नए तरीकों के वर्गों को पैदा किया। सामाजिक वर्ग उसमें आए। एक तो आप देखिए कि जमींदारी जो प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की, उसमें जो कर वसूलने का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया और जमींदारों के कर वसूलने के कारण जो किसान थे, वो उसकी लागत ही नहीं निकल पाती थी और उस लागत ना निकलने में कह सकते हैं कि उत्पादन की सीमाएँ थीं। कभी-कभी अकाल भी या कोई सूखा पड़ जाए, तो भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती थी। तो जमींदारी वर्ग एक तरह से कह सकते हैं कि यह ब्रिटिश शासन की जो आधिपत्य रहा है, जो शासन जब से उन्होंने प्रारंभ किया, उसके पश्चात से यह क्लास निकल कर के आया। इसी में साहूकार और महाजन भी आए। व्यापारी वर्ग भी आए। व्यापारी वर्ग में सबसे बड़ा रहा आप देखिए कि व्यापारी वर्ग तो पहले भी रहे। व्यापारी वर्ग का एक वर्ग हमें देखने को मिलता है, लेकिन उनकी अपनी सीमाएँ थीं। उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होता था कि वो ले जाकर के एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार की तरफ उसको ले जा पाएँ। लेकिन जो औद्योगीकरण आया, तो उसपे मास प्रोडक्शन हुआ। उत्पादन इतना हुआ कि हम एक देश से दूसरे देश की तरफ हम कह सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये वर्ग था, उसने एक तरह से जो कह सकते हैं कि वो वाणिज्यिक वर्ग बना।
व्यापारी वर्ग बना और बड़े स्तर पर वो काम करना प्रारंभ करता है। तो एक तो आप देखिए कि औद्योगीकरण की प्रक्रिया के पश्चात जो व्यापारी वर्ग है वो निकल कर के आता है। इसी तरह से हम रैयतवाड़ी जो व्यवस्था में हम देखते हैं कि रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान और किसान से अंग्रेज़ों ने सीधा कर वसूलना प्रारंभ किया। लेकिन उन 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 उसमें भी जो सबसे बड़ी कमियाँ थी कि कर इतना ज़्यादा हो गया कि किसानों के लिए संभव नहीं हो सका कि हम उस पे बात कर सकें। तो अभी चूँकि अ, हम ये जो मध्य वर्ग है या हम जो सामाजिक वर्ग की बात कर रहे हैं, इसको हम विस्तार से इस पे बात करेंगे। अभी तक के लिए नमस्कार।